आइडेंटिफाई कि बच्चे को भूख लगी है इसके वजह से वो रो रहा है, या फिर बच्चे को नींद आ रही है उसके वजह से वो? मोस्टली अगर बच्चे को भूख लगी है तो बच्चा के जो हाथ है यूजुअली बच्चा वो मुंह में डालने की कोशिश करेगा, या फिर अगर बच्चा बहुत ज्यादा स्लीपी है तो हिल क्राई, थोड़ा सा आंखें पे रब करना, ऐसी चीजें बच्चा कर सकता है। मार्केट में अवेलेबल रहते हैं जो मिल्क पाउडर, क्या वो बच्चों को देना सेफ रहता है? ह्यूमन मिल्क ह्यूमन के बच्चे के लिए ही बना है, तो सबसे बेस्ट जो होगा बच्चे के लिए वो है मदर का मिल्क। हाउ मेनी मंथ्स की डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि इतने मंथ तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए इनिशियल 6 मंथ्स के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री विथ ब्रेस्ट फीडिंग जो करना चाहिए वो इनिशियल 2 इयर्स तक आप कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज द परफेक्ट स्क्रीन टाइम फॉर द चिल्ड्रन? या तो बिलो 2 इयर्स हमको बच्चों को स्क्रीन देनी ही नहीं है। 2 इयर्स टू 5 इयर्स गाइडलाइंस कहती है कि बच्चों को आप 1 घंटा स्क्रीन दिखा सकते हैं। बच्चों की हेल्थ को लेके हर पेरेंट अपना बेस्ट डिसीजन लेना चाहता है, पर कई बार हमें पता ही नहीं होता क्या सही है और क्या सही नहीं है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि बच्चे के सेहत से जुड़े सबसे बड़े मिथ्स और फैक्ट्स क्या होते हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर अश्विनी शिरसट, हु इज अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट एंड शी इज द डायरेक्टर ऑफ क्रिस्टल हॉस्पिटल पुणे। वेलकम मैम। सबसे पहला सवाल जो न्यू पेरेंट के मन में आता है कि उनका अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, सो इज़ इट नॉर्मल या फिर कोई सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है? बच्चे में रोने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, और जो कॉमन रीजंस है जिसको हमें टारगेट करना चाहिए इनिशियली, जो हमको देखना चाहिए उसमें आता है एक तो हंगर। बच्चा भूखा तो नहीं है वो हमको देखना है पहले। अगर बच्चा भूखा है तो बच्चे को फीड जैसे हम करते हैं बच्चा शांत हो जाएगा। दूसरा मोस्ट कॉमन रीजन होता है कि बच्चा डिस्कम्फर्टेबल है, इन द सेंस कि बच्चे का डायपर ओवरलोड हो गया है, बच्चा वेट हो गया है, बच्चा को बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, या फिर बच्चा बहुत ज्यादा गर्मी में है, बच्चे को अनकंफर्टेबल लग रहा है, इसके वजह से भी बच्चा कॉमनली रो सकता है। तीसरा रीजन हो सकता है कि बच्चे को कोलिक पेन हो रहा है, जैसे कि इवनिंग टाइम में अगर बच्चा एवरीडे बहुत ज्यादा रो रहा है तो मतलब है कि बच्चे को कोलिक की प्रॉब्लम है। अगर बच्चा एकदम नॉर्मल था लेकिन बच्चा भी सडनली रोने लगा है, इसका मतलब है कि बच्चे को कहीं कुछ काटा तो नहीं है, इंसेक्ट बाइट तो नहीं है, वो देखना हमको जरूरी है। और बाकी रीजंस अगर हम देखेंगे तो हो सकता है बच्चे का नोज ब्लॉक है, उसकी वजह से बच्चा अच्छे से सो नहीं रहा है और बच्चा फिर क्रैंकी हो रहा है बार बार। या फिर एक मोस्ट कॉमन रीजन होता है कि बच्चा बहुत लोनली फील कर रहा है, बच्चे को चाहिए कि मुझे कोई मम्मा पापा या कोई फैमिली मेंबर उठा के गोदी में ले, थोड़ा घुमाइए, इसके वजह से भी बच्चे कभी कभी रोते हैं। ये तो हो गई नॉर्मल चीजें। सपोज अगर बच्चा, आपको पता है कि एवरीडे इस कारण से ऐसा रोता है, लेकिन आपको कभी कभी बच्चे का रोना अलग लग रहा है, इन द सेंस बच्चे की जो रोने की पिच है वो बहुत हाई है, या फिर बच्चा बहुत वीक और स्लो क्राई कर रहा है, तो देन ये 2 डिफरेंस टाइप है जिस कंडीशन में आपको बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि बच्चे को भूख लगी है इसके वजह से वो रो रहा है, या फिर बच्चे को नींद आ रही है उसके वजह से वो रो रहा है? हाँ, तो इट्स लाइक थोड़ा एक्सपर्टीज, जैसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है मम्मी को पता चलता है कि बच्चा भूख के कारण रो रहा है या फिर बच्चे को सोना है उस कारण के लिए रो रहा है। मोस्टली अगर बच्चे को भूख लगी है तो बच्चा के जो हाथ है यूजुअली बच्चा वो मुंह में डालने की कोशिश करेगा, या फिर अगर बच्चे को कोई मम्मी का ड्रेस लग रहा है या फिर आजू बाजू का कोई पिलो लग रहा है, तो देन ही ट्राई टू सक दैट ऑब्जेक्ट जो भी उसके नियर द माउथ आ रहा है। या फिर अगर बच्चा बहुत ज्यादा स्लीपी है तो हिल क्राई, थोड़ा सा आंखें पे रब करना, ऐसी चीजें बच्चा कर सकता है। ओके, सो बहुत सारे डिसबिलीफ भी है, या फिर जो ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं घर पे वो बोलते हैं कि गिव ग्राइप वाटर टू द बेबी, तो कितना सेफ है ग्राइप वाटर, और बेबी को ग्राइप वाटर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? या ग्राइप वाटर बेसिकली हम पुराने जमाने में इस चीज के लिए यूज करते थे कि बच्चा सो जाए। हाँ, ये बिलीव था कि बच्चा रो रहा है तो उसको बस हमको सुलाना है।
बट बच्चा रो क्यों रहा है, ये हम अगर कॉज फाइंड आउट करें तो हमें अननेसेसरी बेबी को ग्राइप वाटर देने की जरूरत नहीं। बेसिकली पुराने जमाने में जो ग्राइप वाटर आते थे उनमें वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल होता था, जो कि बच्चे की नींद लाने के लिए सफिशिएंट रहता था। बट अभी जो मार्केट में ग्राइप वाटर आते हैं, दो अल्कोहल फ्री होते हैं बट उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि अगर हम बच्चे को ग्राइप वाटर देंगे तो बच्चे को रिफ्लक्स या फिर वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चा अगर छोटा है, लाइक लेस देन 6 मंथ्स है, और हम उसको ग्राइप वाटर दे रहे हैं, तो बहुत बार बच्चे को कॉन्टेमिनेशन या इन्फेक्शन होने की चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए ग्राइप वाटर जनरली नहीं पिलाना चाहिए। अगर बच्चे को कॉलिक पेन है तो उसके लिए अलग से मेडिसिन आती है, या फिर बच्चे को और कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप आपके डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं और फिर आपको पता चलेगा बच्चा क्यों रो रहा है। एग्जैक्टली। और तो कभी कभी वैक्सीनेशंस में थोड़ा डिले हो जाता है क्योंकि पेरेंट्स को उतना अवेयरनेस नहीं होता है, तो क्या इससे बच्चे की इम्यूनिटी पे कोई असर होता है? यूजुअली जो वैक्सीन्स होते हैं एक गवर्नमेंट में मिलते हैं और एक प्राइवेट में मिलते हैं। जो गवर्नमेंट में वैक्सीन मिलते हैं, और जैसे बच्चा बॉर्न होता है, भले ही वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसको एक शेड्यूल दिया जाता है कि आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर बच्चा के पेरेंट्स फॉलो कर रहे हैं तो 1 और 2 वीक्स का गैप जो होता है विच इज ओके, तो उससे उसके इम्यूनिटी में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट बहुत ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, बिकॉज वैक्सीन में ऐसा होता है कि अर्लियर यू टेक बेटर यूल गेट द इम्यूनिटी। हाँ, तो जितना जल्दी हो सकता है वैक्सीन शेड्यूल बच्चे का अकॉर्डिंग टू शेड्यूल कंप्लीट करना चाहिए। ओके, कमिंग ऑन द इम्यूनिटी पार्ट, कई सारे मॉम्स जो रहते हैं दोज आर वर्किंग पेरेंट्स एंड उनको ब्रेस्ट फीडिंग कभी कभी नहीं पॉसिबल होता है, तो फिर जो मार्केट में अवेलेबल रहता है जो मिल्क पाउडर, क्या वो बच्चों को देना सेफ रहता है? या यूजुअली ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आई वुड से ब्रेस्ट मिल्क इज स्पेसिफिक, मतलब ह्यूमन मिल्क ह्यूमन के बच्चे के लिए ही बना है। तो सबसे बेस्ट जो होगा बच्चे के लिए वो है मदर का मिल्क। मदर मिल्क के अनगिनत प्रॉफिट्स है, बोथ बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी, इवन फॉर द फैमिली फॉर दैट मैटर, बिकॉज उसके लिए कुछ कॉस्ट नहीं लगता है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सो देयर इज नो फाइनेंशियल बर्डन विद ब्रेस्ट फीडिंग। अगर हम ब्रेस्ट मिल्क की बात करें, बेबीज में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जो बेबी की एनर्जी रिक्वायरमेंट है, कैलोरी रिक्वायरमेंट है, वो ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क में जो हो सकती है वो बेस्ट है। देन अगर हम ब्रेस्ट मिल्क के प्रोटीन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोटीन होता है। देन ब्रेस्ट मिल्क में इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं बेबी के लिए, मिनरल्स होते हैं, जो आयरन होता है वो बहुत अच्छे मात्रा में होता है, जो कि बेबी के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि मदर मिल्क जो होता है, ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है, वो उसमें बहुत सारी एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, जिससे बच्चे को बहुत सारी एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू बेबी डायरेक्टली जा सकती है। तीसरी चीज है कि ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो मदर और जो बेबी है उनका बॉन्ड बहुत अच्छे से बनेगा। हम मदर पर्सपेक्टिव से अगर देखें, ब्रेस्ट मिल्क करने के बाद मदर का जो यूट्रस का साइज जो होता है वो नॉर्मली अच्छे से पुराने साइज पे आ जाता है। देन इवन ब्रेस्ट फीडिंग विल हेल्प टू रिड्यूस द वेट। जो पोस्ट प्रेगनेंसी जो वेट गेन होता है वो रिड्यूस होने में ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वो बहुत हेल्प करता है। ये भी डेटा है कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर ज्यादा करेंगे तो उसके वजह से ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क होता है वुमेन में वो भी कम हो जाता है। हाउ मेनी मंथ्स की डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि इतने मंथ तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए? या ब्रेस्ट फीडिंग जो हम बोलते हैं वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए इनिशियल 6 मंथ्स के लिए, और जो कॉम्प्लीमेंट्री विथ ब्रेस्ट फीडिंग जो करना चाहिए वो इनिशियल 2 इयर्स तक आप कर सकते हैं। ओके, कैसे समझ में आता है कि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे का पेट भर गया है या नहीं भरा है? हाँ, तो ब्रेस्ट फीडिंग चेक करने के लिए कुछ साइंस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज बच्चे का प्रॉपरली वेट गेन हो रहा है। अगर बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग के बाद वेट गेन अच्छे से मंथ ऑन मंथ, डे ऑन डे,
तो आई थिंक ब्रेस्ट फीडिंग सफिशिएंट होता है। सेकेंड चीज अगर जो हम डेली बेसिस पे जो मदर्स चेकआउट कर सकती है वो कि बच्चा अच्छे से यूरिन पास कर रहा है। लाइक बच्चा 4 to 5 टाइम्स अगर दिन में यूरिन पास कर रहा है तो मतलब बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग सफिशिएंट है। थर्ड थिंग हम जो बोलते हैं मदर्स को चेक करने के लिए कि वो है कि बच्चा फीड कर रहा है, उसके बाद 1.5 से 2 घंटा अच्छे से सो रहा है, देन अगेन ही इज वेकिंग अप टू फीड एंड देन आफ्टर दैट ही इज स्लीपिंग अगेन। मतलब सिर्फ वो फीड के लिए इनिशियली उठ रहा है और अच्छे से उसके बाद सो रहा है। ओके, सो आफ्टर 6 months ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, 6 months के बाद में ऐसे कौन से बेस्ट फूड्स है जो हम लोग बेबी को दे सकते हैं उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए? लाइक 6 मंथ्स के लिए जो हम खाना स्टार्ट करते हैं बेसिकली उसका रीजन इम्यूनिटी बूस्ट करने के अलावा ये भी हो सकता है कि बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करना है। बिकॉज 6 महीने के बाद जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है टू इंक्रीज द बेबीज वेट, टू मीट द ऑल द कंपोनेंट्स टू द बेबी। वो पूरा सफिशिएंट नहीं होता है थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, इसलिए हमको बच्चे को एडिशनली देना है, जिसमें हम इनिशियली सेमी सॉलिड स्टार्ट करते हैं बच्चे को, जैसे हो गया दाल, राइस। उसके बाद कोई भी एक फ्रूट हम बॉईल करके मैश कर सकते हैं, देन वी कैन गिव टू बेबी। उसमें हम वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे पम्पकिन हो गया, पपाया हो गया, इवन फॉर दैट मैटर कैरेट हो गया, वो हम बॉईल करके मैश करके बेबी को दे सकते हैं। ओके, आजकल हर दूसरा बेबी बीमार पड़ रहा है, क्या इम्यूनिटी आजकल के बच्चों में वीक हो गई है एज कम्पेयर टू द ओल्डर वंस? या इन टर्म्स ऑफ अगर हम इम्यूनिटी बोलेंगे तो इट वुड बी नॉट करेक्ट ही हम बोल सकते हैं कि हर कोई भी बीमार पड़ रहा है। आई वुड से कि हम ज्यादा रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बिकॉज इनिशियली क्या होता था कि बेबी भले ही वो बीमार हो जाए लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ एक रीजन अटैच करते थे कि उसके इफ इन केस 6 महीने का बेबी है तो बेबी को थोड़ा हल्का फीवर आ रहा है, दो इट वॉज बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन फीवर, लेकिन हमारे घर वाले बोलते थे नहीं बच्चे के दांत निकल रहे हैं तो उसकी वजह से मे बी फीवर आ रहा है। तो वो सारी रीजन से यस ऑफ कोर्स बच्चे ज्यादा बीमार हो रहे हैं बिकॉज आजकल के बच्चों का डाइट बराबर से नहीं है, उनका लाइफस्टाइल थोड़ा अलग हो गया है और जो अपना एनवायरनमेंट है वो ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है। इसके वजह से ऑफ कोर्स द रेट ऑफ इन्फेक्शन एंड द अदर प्रॉब्लम्स हैज इंक्रीज, बट ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी, मेनी फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू इट। जैसे आपने बताया कि जब भी दांत आते हैं तो बच्चे को फीवर आता है, सो इस बात में कितनी सच्चाई है और विच आर द साइंस कि वो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कमिंग टीथ? बिकॉज ऑफ बॉडीज रिएक्शन, बिकॉज टीथिंग इज अ प्रोसेस, उसमें बेबी को बहुत सारे रिएक्शन से प्रोसेस से गुजरना होता है। तो यस, ड्यूरिंग टीथिंग बच्चे को माइल्ड फीवर आना, बच्चा थोड़ा इरिटेबल होना, थोड़ा खाना कम खाना, ज्यादा चिड़चिड़ापन आना या थोड़ा हल्का लूज मोशंस होता, ये चीजें बहुत कॉमन है अलोंग विद टीथिंग। प्रॉपर खाना और प्रॉपर नींद से बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? Yes, of course. Sleep, I would say, is the most crucial time for the initial period of life. अगर हम छोटे बच्चे की अगर बात करेंगे, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो इनिशियली 17 आवर्स सो सकता है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है उसका नींद का रिक्वायरमेंट कम होते रहता है। तो ऐसे बहुत सारी स्टडीज है जो बोलती है कि जितना हम जल्दी बेबी को सुलाएंगे उतना बेबी का ग्रोथ इन जनरल, अगर हम हाइट की बात करेंगे तो ज्यादा होता है। जब बच्चा बिटवीन 9 to 10 सोता है वो आइडियल टाइम होता है जिस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन्स जो बोलते हैं वो ज्यादा रिलीज हो जाते हैं और इसके वजह से बेबी की जो हाइट ग्रोथ है वो अच्छे से होता है। इन टर्म्स ऑफ अगर ब्रेन डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स अगर बच्चा प्रॉपरली सोएगा नहीं तो जो मतलब रात में अगर बच्चा अच्छे से सो नहीं पा रहा है और फिर उसको डे टाइम वो उसकी नींद कंप्लीट करेगा, फिर उसका असर ये होगा कि अगर वो स्कूल में जा रहा है तो वो इनअटेंटिव रहेगा, तो उसका वो टर्म्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा कम हो सकता है। ओके मैम, आजकल वाइट नॉइज मशीन्स जो रहते हैं वो लोग रिलैक्सेशन के लिए यूज करते हैं, क्या ये बच्चों में यूज करना सेफ है?
एक्चुअली आई वुड लाइक टू से फर्स्ट कि व्हाइट नॉइज मशीन होता क्या है। तो ये मशीन कैसे वर्क करता है, तो ये जो मशीन होता है जो अपने एनवायरनमेंट का जो साउंड आता है उसको ब्लॉक कर देता है। जैसे कि अभी यहाँ पे बच्चा सोया और यहाँ पे गाड़ी के ट्रैफिक का आवाज आ रहा है, तो वो जो साउंड है, वो जो मशीन है वो ब्लॉक करेगी और बच्चे को एक अदर साउंड देगी। जैसे कि बच्चे को रेन फॉरेस्ट जैसा साउंड है वो साउंड देगी, या फिर आप बोल सकते कोई इंस्ट्रूमेंटल साउंड है, या फिर कोई बीच वाला जो स्मूथ म्यूजिक आता है वो जैसा साउंड है, या फिर कुछ कुछ ऐसे भी साउंड होते हैं जो हार्ट बीट को, जो मदर के हार्ट बीट है उसको मैच करते हैं। तो ये साउंड बच्चे के अगर रूम में लगाया तो बच्चे को सिर्फ वही एक साउंड सुनाई देगा और फिर वो साउंड सुन के बच्चा सो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है। अगर इसके बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो यस ऑफ कोर्स कुछ कुछ बच्चों में ये बेनिफिट होता है कि बच्चा उस आवाज सुनते ही बच्चा जल्दी सो जाता है। ये यूजुअली ड्यूरेशन ऑफ जो स्लीप है, मतलब जब बच्चा सोने जा रहा है उसको नींद नहीं आ रही है तो वो जो इनिशियल जो टाइम है बच्चा सोने के लिए ले रहा है वो डिक्रीज कर सकता है। बट अगर इसके नुकसान अगर हम देखेंगे तो बच्चे का जो ऑडिटरी डेवलपमेंट, जैसे मतलब हियरिंग जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो इम्पेयर कर सकता है। बिकॉज कभी कभी जिस इसका जो रिकमेंडेड टाइम है, अगर मतलब इसका जो रिकमेंडेड टाइम होता है वो 5 मिनट्स होता है और कोई बच्चा इससे ज्यादा टाइम ले रहा है तो ऑफकोर्स ये बच्चे के लिए हार्मफुल है। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो साउंड का इंटेंसिटी है, नॉर्मल इंटेंसिटी होना चाहिए 50 डेसिबल, अगर ये उसके ऊपर जा रहा है तो भी ये बच्चे को नुकसान दे सकता है। ओके और क्या ये हैबिट फॉर्मिंग भी हो सकता है? यस डेफिनेटली। कोई बच्चे उस पर डिपेंडेंट हो जाता है कि नहीं वही साउंड सुनेगा तो ही बच्चा सो सकता है, तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी मच हैबिट फॉर्मिंग। ओके ऑल्सो न्यू पेरेंट्स में ऐसे भी होता है कि बच्चे की हाइट बढ़ाने के लिए क्या नुस्खे हो सकते हैं? जैसे हाइट एक आई वुड से कि एक जेनेटिक फैक्टर पे मोस्टली डिपेंड करता है। हाइट जो आता है, अगर बच्चे का हाइट छोटा है तो उसके 3 वेरिएंट हम कंसिडर कर सकते हैं। एक होता है कि नॉर्मल हाइट वेरिएंट होता है, एक दूसरा होता है प्राइमरी शॉर्ट स्टेचर बोल सकते हैं और जो दूसरा होता है वो सेकेंडरी शॉर्ट स्टेचर है। अगर बच्चे का नॉर्मल वेरिएंट में बच्चा सपोज शॉर्ट स्टेचर के आता है तो यूजुअली जो पेरेंट्स की हाइट है बच्चा वो हाइट अल्टीमेटली अचीव करेगा, भले उसके पेरेंट्स की हाइट एवरेज हो, मोर देन एवरेज हो। तो इनिशियली हो सकता है बच्चा चाइल्डहुड में हाइट धीरे धीरे पकड़ ले, बट अल्टीमेटली जो उसका अडल्ट हाइट बनेगा वो उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही बनेगा। दूसरा हम ले सकते हैं प्राइमरी शॉर्ट स्टेचर, जिसमें जो बच्चे की हाइट बढ़ने की कैपेसिटी है, जो उसका पोटेंशियल है वो लो ही है, तो हम कितना भी कोशिश करेंगे तो बच्चा वो जो उसकी ग्रोथ पोटेंशियल है वो नहीं अचीव कर पाएगा। और जो तीसरा रीजन है वो सेकेंडरी शॉर्ट स्टेचर, जिसमें यूजुअली बच्चे का ग्रोथ पोटेंशियल तो नॉर्मल होता है, मतलब उसके पेरेंट्स की हाइट भी अच्छी होती है, बच्चे की भी एक्सपेक्टेड है कि नॉर्मल होना चाहिए, बट वो नहीं अचीव कर पाता है। और इस जो न्यूट्रिशन है वो बेसिकली सेकेंडरी शॉर्ट स्टेचर का, और इसमें जो हाइट अगर हम बोलते हैं ना कि बच्चा कोई अच्छे से खा नहीं रहा, उसका न्यूट्रिशन कम है, तो वो सेकेंडरी शॉर्ट स्टेचर उसको हो सकता है। ओके, कमिंग टू द व्हाइट मशीन थिंग, वैसे ही एक वायरल रील मैंने देखी परसों, जो कोकोमेलन का यूट्यूब चैनल है उस पे जो एपिसोड्स देखा है वो बच्चों का फेवरेट है, और उसमें जो ब्राइट कलर्स यूज किए हैं या फिर फास्ट ट्रांजिशंस यूज किए वो बच्चे को स्टबन बनाता है और बच्चे के मेंटल हेल्थ पे भी अफेक्ट करता है। तो ये सच है या फिर सिर्फ एक मिथ? नहीं, ये कुछ हद तक सच है, बिकॉज अल्टीमेटली कोकोमेलन और ये ब्राइट कलर्स और जो साउंड इफेक्ट्स है वो बच्चे के ब्रेन में डोपामिन हिट कर रहा है, और जहाँ पे डोपामिन है वहाँ पे हैबिट है। तो अगर उसको वो हैबिट अगर हम नहीं देंगे तो ऑफ कोर्स उसको जो चाहिए वो नहीं देंगे, उसका डोपामिन लेवल अगर हम उसे छीनने की कोशिश करेंगे ऑब्वियसली उसमें टैंट्रम्स, बिहेवियरल इशू, वो सब चीजें आने वाली है। और जो फास्ट जो
फास्ट जो ट्रांजिशन होते हैं उसमें बच्चे का जो अटेंशन स्पैन होना चाहिए वो नहीं होता है। बच्चे को इवन नॉर्मल लाइफ में भी फिर वो अटेंशन वाली जो चीज होती है जो हर बच्चे में होनी चाहिए। अगर बच्चा स्कूल में अगर कोई चीज पढ़ रहा है, अगर उसने वो मोबाइल में देखा है कि वो फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्कूल में तो वो फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, तो अटेंशन स्पैन की वहाँ पे ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आ सकती है। So what is the perfect screen time for the children? स्क्रीन टाइम की अगर हम बात करें तो बिलो 2 इयर्स हमको बच्चों को स्क्रीन देनी ही नहीं है। मतलब अगर आप किसी रिलेटिव्स को कॉल कर रहे हैं, आप बच्चे के साथ बात करवा रहे हैं, तो आप उस टाइम पे सिर्फ बच्चे को दिखा सकते हैं। 2 इयर्स टू 5 इयर्स गाइडलाइंस कहती है कि बच्चों को आप 1 घंटा स्क्रीन दिखा सकते हैं, बट वो 1 घंटा एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी डिवाइडेड इन अ ब्रेक ऑफ 2 और 3। जैसे बच्चा 20 मिनट्स देख रहा है एक टाइम पे, देन ही इज प्लेइंग अराउंड एंड वापस आके वो देख रहा है। सो ऐसे 20 मिनट्स के गैप पे अगर आप दे रहे हो तो दैट इज ओके। और वो भी लर्निंग के हिसाब से, मतलब आपको वॉच करना है कि बच्चा क्या चीज देख रहा है। ऐसा नहीं कि वो कुछ अननेसेसरी या फिर कुछ भी देख रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। सो 5 इयर्स टू 12 इयर्स तक जो बच्चे होते हैं उनको आप सेम 2 आवर्स का स्क्रीन टाइम दिखा सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि चाइल्ड शुड नॉट बिंज वॉच इट, मतलब वो एकदम बैठा है और 2 घंटे खत्म ही कर रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। गैप्स में ही कैन ऑल्सो वॉच। और अगर हम अडोलसेंट एज की बात करें अबाउट 12 इयर्स, तो उनका जो सोशल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, सेल्फ लाइफ है या फिर एजुकेशन लाइफ है, वो हैम्पर नहीं होना चाहिए, उतना स्क्रीन टाइम वो देख सकते हैं। ओके आजकल हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स उनको खाना खिलाते वक्त फोन दे देते हैं टू वॉच कार्टून्स। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दीज थिंग्स? आई वुड से ये सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज है कि हमको अभी बच्चे को खिलाने के लिए स्क्रीन का यूज करना पड़ रहा है। बिकॉज बच्चे सिर्फ स्क्रीन देख रहे हैं, बच्चे खाना नहीं देख रहे उस टाइम पे। तो वो क्या खा रहे, कौन सा टेक्सचर है, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा कितना खा रहा है, उसकी सैटाइटरी लेवल फीड हुई है कि नहीं है। मतलब बच्चा कभी कभी हो सकता है ओवर फीड भी कर ले या फिर कभी कभी हो सकता है अंडर फीड भी कर ले। ये सब चीजें स्क्रीन थ्रू हो सकती है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर उसको ये आदत लग जाती है कि खाना खाना है तो मतलब स्क्रीन चाहिए। तो बच्चे को वो इंटरेस्ट कभी डेवलप ही नहीं होता है खाने में, और फिर मोस्ट ऑफ पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चा खाना नहीं खाता है। बेसिकली हमने ये आदत लगा दी रहती है कि खाना खाना है तो स्क्रीन मिलेगा, और एट सर्टेन पॉइंट हमको रियलाइज होता है कि अब बच्चा खाना ही नहीं खा रहा है। राइट तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है कि नहीं, फिर तो बिल्कुल वो आदत ही बन जाती है। राइट और ये आदत फॉर्म होती है फिर अगर बच्चा मल्टी लैंग्वेजेस में कार्टून्स देख रहा है स्क्रीन पे, तो इससे क्या स्पीच भी डिले हो सकती है? आई वुड से नॉट द मल्टी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में अगर बच्चा स्क्रीन देख रहा है तो स्पीच डिले होना ही है। बिकॉज स्क्रीन में बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा सिर्फ वहां के रिस्पॉन्स देख रहा है, जो भी वहां पे है वो दिख रहा है स्क्रीन पे। बच्चे को वो नहीं पता है कि उस चीज के लिए रिस्पॉन्स कैसे करना है, इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्शन, इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, इन द फॉर्म ऑफ स्पीच। उसको नहीं पता है कि उसको क्या रिप्लाई देना है। अगर वो रिप्लाई ही नहीं पता है तो वो बोलना ही नहीं सीखेगा। कई कई बच्चों में कोल्ड या फिर कफ के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो फ्रीक्वेंट होते हैं, तो इस पे भी अगर इम्यूनिटी का कुछ है या फिर व्हाट आर द कॉजेस एंड द ट्रीटमेंट लाइन फॉर दिस? बच्चों में नॉर्मल कॉफ कोल्ड होना बहुत कॉमन है और वो होना भी चाहिए। बच्चा वैसे ही इम्यूनिटी एक्वायर करेगा। द स्मॉल कॉफ, स्मॉल कोल्ड अगर बच्चे को होगा बार बार या फिर समटाइम्स, तो बच्चा उस चीज के लिए इम्यून होगा और उस चीज के लिए इम्यूनिटी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम बेबी गेटिंग नॉर्मल कॉफ एंड कोल्ड वो कुछ बच्चे में इम्यूनिटी कम है उसके वजह से हो रहा है। नहीं, इनिशियल 5 इयर्स में बच्चे को ये रिपीटेड इन्फेक्शंस होने वाले हैं जिसके थ्रू बच्चा आगे वाली इम्यूनिटी बढ़ा सकता है। बच्चे को नॉर्मल कॉफ कोल्ड होता है तो वो बच्चे की इम्यूनिटी ठीक है और बच्चा उस पर काम करता है, लेकिन इम्यूनिटी का तब इशू आता है कि ये नॉर्मल कफ कोल्ड ना हो के बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, जैसे कि निमोनिया हो गया या फिर बहुत ज्यादा फीवर आना या फिर बाकी चीजें होना। तो उस कंडीशन में हमें बच्चे की इम्यूनिटी
बढ़ाने की या फिर डॉक्टर से ओपिनियन लेने की जरूरत हो सकती है। ओके, डीवॉर्मिंग ये कॉन्सेप्ट सही है और बच्चों को हर 6 मंथ्स में ये करवाना चाहिए? यस, डीवर्मिंग बच्चे में कुछ हद तक हेल्पफुल है। कुछ पैरासाइट इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि राउंडवर्म हो गया, हुकवर्म हो गया, वो बच्चे को मिट्टी के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो डीवर्मिंग उसमें हेल्प करता है। जो लोड होता है, जो पैरासाइट लोड बोलते हैं, उसको कुछ हद तक कम कर सकता है। पैरासाइट हमारे बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट्स करते हैं जैसे कि ब्लीडिंग हो सकता है, या फिर बच्चों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। और डीवर्मिंग मोस्टली उन चीज़ों में उन बच्चों में करना चाहिए जो बहुत पावर्टी एरिया में आते हैं या फिर थोड़ा सा खुद का ध्यान अच्छे से नहीं रखते। उन बच्चों में तो स्पेसिफिकली ये करना बहुत जरूरी है। तो ये एवरी 6 मंथ्स के इंटरवल में करना जरूरी है और Yes. कितने साल तक? यस, वी कैन स्टार्ट डीवर्मिंग एट द एज ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर से लेके 2 ईयर तक हमें जो डोज देना होता है वो 200 mg होता है, और जो हम 2 ईयर्स टू 5 ईयर्स देते हैं उसका डोज 400 mg होता है। एवरी 6 मंथली फ्रॉम 1 ईयर हम 5 ईयर तक दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन भी बच्चों में एक कॉमन इशू है, तो पेरेंट्स को कब सीरियसली लेना चाहिए? कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है डे टू डे जब हम ओपीडी में पेशेंट्स देखते हैं। कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होता है कि बच्चा हार्ड स्टूल पास कर रहा है हफ्ते में 2 या 3 बार, तो हम बोल सकते हैं कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली 2 तरीके का हो सकता है। एक है कि फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है और एक है कि ऑर्गेनिक कॉन्स्टिपेशन है। फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है कि मतलब उसमें कोई रीजन ज्यादा नहीं है, ये हमारी जो हैबिट है उसके वजह से होता है। जैसे कि बच्चे को अगर फॉल्टी टॉयलेट ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग ही अच्छे से नहीं दी है, तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होने का ज्यादा चांस हो सकता है। देन बच्चा बहुत कम फीड ले रहा है, अंडर फीडिंग है, या फिर बच्चा बहुत ज्यादा टॉप फीड लेता है, काउ मिल्क लेता है, फॉर्मूला फीड लेता है, उस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन होने के ज्यादा चांस होते हैं। बहुत कॉमन जो कॉज है वन मोर, वो है कि लो फाइबर डाइट, लो वाटर इनटेक। बच्चे आजकल वेजिटेबल या फ्रूट्स नहीं खाते हैं, उसके वजह से फाइबर बच्चों में बहुत ज्यादा कम होता है और उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। अगेन वन मोर रीजन, अगर हम अर्बन पॉपुलेशन में बोलेंगे तो फास्ट फूड, जंक फूड, फुल ऑफ मैदा, शुगर्स एंड एवरीथिंग which is abundantly there in the kids. Right. दूसरा जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो होता है ऑर्गेनिक, मतलब उसमें बच्चे के कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ रीजन है, जैसे कि बच्चों को हाइपोथायराइड है या बच्चों को हर्स्प्रिंग डिसीज है जिसमें जो अपना एनल ओपनिंग होता है उसमें प्रॉब्लम होती है। देन थर्ड कॉमन जो रीजन कॉन्स्टिपेशन का, जो एक्चुअली जो ट्रीटेबल कॉज है, वो है कि पेनफुल बच्चा मतलब उसको पेनफुल होता है डेफिकेशन करना, बिकॉज हार्ड स्टूल की वजह से वहां पे फिशर बन जाता है। ये सब चीजें कॉमन है कॉन्स्टिपेशन की। बच्चे को हमें कब सीरियसली लेना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से बच्चा बार बार बोल रहा है कि पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, या फिर उसकी वजह से पेट फूल रहा है, गैसेस बन रहे हैं बहुत सारे पेट में, फिशर हो गया है नीचे, तब हमें बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाना है। कॉन्स्टिपेशन के वजह से मोस्ट ऑफ बच्चों में देखा गया है कि उनको यूरिन का इन्फेक्शन हो जाता है बार बार, बिकॉज वो होल्ड करते हैं तो यूरिन भी होल्ड करते हैं, तो वो बार बार उनको यूरिन का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमें बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। So to avoid this, what should be the correct diet in a kid? Yes, बच्चे में यूजुअली हम बोलते हैं कि 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए, मतलब दिन में 2 फ्रूट्स खाने चाहिए, 2-3 वेजिटेबल खाने चाहिए दिन में 2-3 बार। हाई फाइबर डाइट वाली सब्जी लेनी चाहिए, पालक है, मेथी है। आजकल के बच्चे में ये बहुत कम हो गया ये सब चीजें खाने, और फाइबर नहीं है डाइट में तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन होना ही है। बच्चे को वाटर इनटेक अच्छे से रखना चाहिए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली बच्चे को जंक फूड बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कमिंग बैक टू स्पीच डिले, बच्चे को प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, ये कैसे पता चलेगा?
यस, स्पीच डीले होने से अच्छा मैं बोलूंगी स्पीच हम ला कैसे सकते हैं, बिकॉज स्पीच इज अ प्रोसेस। वो जो बर्थ से चालू हो जाता है, स्पीच आने के लिए बेसिकली फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट नॉर्मल हेयरिंग होना चाहिए। सेकेंड चीज है कि नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस होना चाहिए, कि जिसकी वजह से बच्चा समझे, लाइक अंडरस्टैंड करे, वो ब्रेन में प्रोसेस करे और प्रॉपरली आर्टिकुलेट करे वर्ड्स, ताकि वो बराबर से रिस्पॉन्स दे पाए। एंड थर्ड थिंग है बोलने के लिए कि हमारा जो ओरल स्ट्रक्चर, नेजल स्ट्रक्चर जो है, जिसको हम मोटार पार्ट बोलते हैं, वो बराबर से होने चाहिए। अगर हम हियरिंग की बात करें तो इनिशियल फ्रॉम बर्थ हमको देखना पड़ेगा कि बच्चे की सुनने की क्षमता कैसी है। कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं, उनको बहुत लेट पता चलता है कि उनका बच्चा सुन नहीं पा रहा है। हेयरिंग एक बेसिस है स्पीच का। अगर बच्चा सुन ही नहीं पाएगा तो ऑब्वियसली बोल नहीं पाएगा, इसलिए हेयरिंग इम्पोर्टेंट है। और हेयरिंग का माइलस्टोन हम कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर घर में कुछ बर्तन गिरती है तो बच्चा उस टाइम पे थोड़ा हिलता है, तो ये स्टार्टर रिफ्लेक्स बोलते हैं। जो कि बच्चा नॉर्मली कुछ आवाज आता है तो उसके बाद वो करता है। अगर हम ये चीज पे ध्यान दे इनिशियल से, तो हमको पता चलेगा कि बच्चे की हियरिंग सही से है। दूसरी चीज है कि बच्चे का बाकी डेवलपमेंट जो बोल सकते हैं, जैसे कि बच्चा कुइंग जैसे आवाज करना, तो वो 3 मंथ्स पे बच्चा बराबर कर रहा है कि नहीं है। देन बच्चे का मदर का रिकॉग्नाइजेशन भी बहुत जरूरी है, बिकॉज बच्चा सुन तो पा रहा है लेकिन बाकी अगर डेवलपमेंट अच्छी नहीं है, और जैसे कि आजकल बहुत कॉमन है जिसको हम बोलते हैं ऑटिज्म, तो अगर उसके भी कुछ साइंस होते हैं जो कि इनिशियल डेज में हम पिकअप कर सकते हैं। जैसे में है कि बच्चा मम्मी को या फैमिली मेंबर्स को नहीं पहचान पाता है इनिशियल में, जो पहचानना चाहिए। देन अगर हम बच्चे को बच्चा 7 महीने का है, अगर हम उसके नाम से उसको पुकार रहे तो ही विल रिस्पॉन्ड। अगर यही बच्चा अगर ऑटिज्म का है तो ही विल नॉट रिस्पॉन्ड टू हिज नेम। तो ये सब चीजें हमको ध्यान देनी चाहिए ताकि स्पीच प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा डिले ना हो और हम बहुत लेट उसको डायग्नोस ना करें। इवन स्कूल में बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो क्या ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती है या फिर कुछ और वजह है इसकी? स्कूल का परफॉर्मेंस आई वुड से शुड नॉट बी जज्ड पर्टिकुलरली फॉर एवरी स्टूडेंट। हर किसी की कैपेसिटी अलग है। इसको अच्छे मार्क्स आए मतलब जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को वो मार्क्स अच्छी है। हर किसी की अलग अलग कैपेसिटी है लर्निंग की, इसीलिए हर बच्चा जो जिसको नहीं जम रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी के कुछ अलग क्राइटेरिया होते हैं। बच्चा कोई चीज कर पाता है, कुछ चीजें नहीं कर पाता है। अगर बच्चा कमजोर है मतलब उसको लर्निंग डिफिकल्टी है, ऐसा नहीं है। राइट। तो पहले के लोग बच्चा जन्मते ही उनको हनी का टेस्ट देते थे टंग पे, तो इज इट सेफ? और आज भी वो प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं? नो, एब्सोल्युटली नॉट। बिलो 1 ईयर बच्चे को कोई भी हालत में हनी नहीं देना चाहिए, नॉट एट टाइम ऑफ बर्थ, बल्कि 1 साल में कभी भी नहीं देना चाहिए। बिकॉज हनी के वजह से बहुत डेंजरस बीमारी बच्चों में हो सकती है, तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ओके, सो अगर बच्चे की इम्यूनिटी लो है, कफ है, कोल्ड है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू इम्यूनिटी, तो उनमें एंटीबायोटिक देना कंपलसरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखा है ओपीडी में आते हैं, नॉर्मल कफ कोल्ड हुआ है और खुद ही एंटीबायोटिक मांगते हैं। तो एवरी टाइम बच्चे को एंटीबायोटिक देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बच्चे की इम्यूनिटी इनिशियली बढ़ने वाली है, बच्चे को बार बार सर्दी खांसी होने वाली है, तो नॉट नेसेसरी हम एवरी टाइम बच्चे को एंटीबायोटिक दें। ओके, सो मैम लास्टली व्हाट इज दैट एडवाइस यू वांट टू गिव टू द न्यू पेरेंट्स? न्यू पेरेंट्स में बहुत बड़ा फैक्ट है कि कुछ भी अपने बच्चों को दिखता है तो they'll just गूगल इट एंड they'll सी कि ये भी है, ये भी है। Right. तो मेरी सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपके बच्चे के सिम्टम्स गूगल पे मत सर्च कीजिए। आपको कुछ भी डाउट है तो आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बिकॉज गूगल और जो बच्चों को एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ सकता है और उसके वजह से बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हो सकता है। तो आई वुड से डोंट गूगल इट, जस्ट आस्क योर डॉक्टर कि व्हाट इज व्हाट। That is an amazing advice that every parent should listen and
take right actions on the right time. So thank you so much for joining us today, ma'am. Yeah, thank you so much for inviting and letting me interact with the parents. Thank you so much. Thank you, ma'am. Yeah.